हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ते हैं कुछ एमसीक्यूज जो हमारे इस चैप्टर का पार्ट हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम लेवल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा डिफ्लेशनरी गैप। आपको क्वेश्चन यहां पर दिख जाएगा सबको स्क्रीन पर। डिफ्लेशनरी गैप इज अ मेजर ऑफ, हमारे पास ऑप्शन है, डिफ्लेशनरी गैप इज अ मेजर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। हम जानते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सेस डिमांड बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप को डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिफ्लेशनरी गैप क्या है, तो यकीनन क्या है वो, डेफिशिएंट डिमांड। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछता है कि इन्फ्लेशनरी गैप इज ए मेजर ऑफ। अब इन्फ्लेशनरी गैप है, हम जानते हैं, जैसे डायग्राम बना हुआ है, आपने पहले भी देखा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ जाती है तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। और ये होता क्यों है, ओनली बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ डिमांड। जब डिमांड, एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, किस पॉइंट पर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। तो क्या हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप इज अ मेजर ऑफ व्हाट, एक्सेस डिमांड। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें हो जाता है हमारा बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, फॉलोइंग मे बी द रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। फॉलोइंग मे बी द रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। तो कौन कौन सा पॉइंट है, फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि एक्सेस डिमांड के कौन से रीजन हो सकते हैं। तो आप खुद सोचिए एक्सेस डिमांड क्या है। एक्सेस डिमांड ये है कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। जब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगी या घटेगी। इसका मतलब बढ़ने, अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बड़ी होगी तभी लोगों ने डिमांड ज्यादा करी होगी, क्योंकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ गया होगा। तो फर्स्ट वाला पॉइंट तो है नहीं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इंक्रीज इन टैक्सेस। इंक्रीज इन टैक्सेस, आप खुद सोचिए, गवर्नमेंट जब टैक्स इंक्रीज करेगी तो लोगों की रियल इनकम तो कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से तो एक्सेस डिमांड हो ही नहीं सकती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डिक्रीज इन मनी सप्लाई। अब इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देखो गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा देती है, अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है, तो होता क्या है, लोग एजुकेशन के ऊपर खर्च जो अपना पैसा करते हैं, मेडिकल सर्विसेज के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं, और भी अन्य चीजों पे जो पैसा खर्च करते हैं, वो उनका पैसा कम खर्च होता है। जब उनका पैसा कम खर्च होता है तो उनके पास पैसा बचा रह जाता है अपने लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने के लिए, जो मैंने आपको इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप वाले वीडियो में भी डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो दिस इज द रीजन फॉर व्हाट। हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि फॉलोइंग मे बी द रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। तो दिस कैन बी द रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, लास्ट पॉइंट है हमारा डिक्रीज इन मनी सप्लाई। हम जानते हैं मनी सप्लाई बढ़ जाए तो एक्सेस डिमांड हो सकती है, मनी सप्लाई घटने से एक्सेस डिमांड नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, यहां हो गया ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फॉलोइंग मे बी द रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड। अब पढ़ते हैं डेफिशिएंट डिमांड के क्या कारण हो सकता है। जैसे इसमें पॉइंट है हमारा कि ये पूछता है कि कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाएगी तो जैसा भी मैंने बताया, तो डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट नहीं करेगी, वो एक्सेस डिमांड क्रिएट कर सकती है। तो ये ऑप्शन तो है नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कौन सा तरीका है, व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आस्क आरबीआई, सेंट्रल बैंक, टू प्रिंट मोर करेंसी नोट्स, टू प्रिंट मोर करेंसी नोट्स इन ऑर्डर टू फाइनेंस देम। तो जहां पर नोट ज्यादा छापने को कहती है, वो जब वो नोट ज्यादा छापेगी आरबीआई और गवर्नमेंट को फाइनेंस करेगी, तो इससे तो मनी सप्लाई और बढ़ जाएगी। तो ये तो इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है, ये डिफ्लेशन या डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, राइज इन एक्सपोर्ट। राइज इन एक्सपोर्ट, देखिए बेटा, जब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, जब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा तो होगा क्या, वो भी मनी सप्लाई, जब अर्निंग हमारी कंट्री में आएगी तो वो भी मनी सप्लाई बढ़ा देगी। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इंक्रीज इन टैक्सेस। इंक्रीज इन टैक्सेस, अब आप खुद सोचिए, गवर्नमेंट जब टैक्स ज्यादा इंपोज करेगी, ज्यादा लोगों के ऊपर इंपोज करेगी, तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी।
उनकी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब उनकी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम करेंगे। सो दिस माइट बी द रीजन, दिस कैन बी द रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड इन एन इकोनॉमी। व्हाट? इंक्रीज इन टैक्सेस। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? डेफिशिएंट डिमांड कैन बी करेक्टेड बाय रिड्यूसिंग। ये कह रहा है डेफिशिएंट डिमांड जो है, डेफिशिएंट डिमांड वो करेक्ट की जा सकती है, करेक्ट की जा सकती है किस पॉइंट से? बाय रिड्यूसिंग। इसने ऑप्शन दे रखे हैं ए सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ऑल ऑफ दीज। आइए इसको डायग्राम के जरिए पढ़ते हैं। आपको याद होगा दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप, जिसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज डिफ्लेशनरी गैप, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। अब ये क्या कह रहे हैं? देखो डेफिशिएंट डिमांड में हमें खूब पता है मनी सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लोगों को, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट हर वो एफर्ट करती है जिससे लोगों के पास मतलब पैसा ज्यादा पहुंचे, लोगों का खर्चा कम हो, जिससे लोग डिमांड ज्यादा करें अपने ऊपर। जब वो डिमांड अपने ऊपर ज्यादा करेंगे तो मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो ये डेफिशिएंट डिमांड का सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि डेफिशिएंट डिमांड कैन बी करेक्टेड, डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट की जा सकती है। क्या चीज घटाकर? सीआरआर। आप खुद सोचिए, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, अगर सीआरआर घटाया जाएगा, अगर सीआरआर घटाया जाएगा तो सीआरआर घटाने का मतलब क्या हो गया? सीआरआर है क्या? जो हमारे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से कहती है अपने कुछ डिपॉजिट का परसेंटेज आप हमारे रूप में हमारे पास रखवाइए। तो जितना सीआरआर वो घटाएगी, जितना सीआरआर घटाएगी, इसका मतलब क्या हो गया कि कॉमर्शियल बैंक के पास उतना पैसा ज्यादा बचेगा, उतना पैसा वो ज्यादा बचेगा तो वो लोन ज्यादा देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? डेफिशिएंट डिमांड के हिसाब से तो बिल्कुल ये ठीक है कि सीआरआर घटाने से डेफिशिएंट डिमांड सही हो सकती है। मगर और भी ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या पता दूसरा ऑप्शन भी ठीक हो। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब आपको याद है डेफिशिएंट डिमांड में मनी सप्लाई कम हो जाता है, तो हमें क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या एफर्ट करेगी? सेंट्रल बैंक क्या एफर्ट करेगी? सेंट्रल बैंक एफर्ट करेगी। आपने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी में कि सेंट्रल बैंक हर वो एफर्ट करती है जिससे लोन सस्ता हो जाए, या सस्ता हो जाए या लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन दे। अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक का काम तो ये है नहीं, ये किसका काम है? कॉमर्शियल बैंक का काम है। जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसे रखने देगा तभी तो वो लोन ज्यादा देगा, तो इसलिए उन्होंने सीआरआर कम करा। अब एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कितना परसेंटेज उनके पास लिक्विड एसेट्स हमेशा अपने पास होना चाहिए। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कितना लिक्विड फॉर्म में या कैश के रूप में कैश उनके पास हमेशा बैंक के पास होना चाहिए जो वो छेड़ नहीं सकते, जो वो छेड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? वो कैश वो लोन में नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है, हमें भी पता है कि लोन कैसे दिया जाता है? लोन डिमांड डिपॉजिट के जरिए दिया जाता है, कैश के रूप में कभी भी नहीं दिया जाता। तो एसएलआर जितना कम हो जाएगा, ये बात हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एसएलआर जितना कम हो जाएगा लोन कॉमर्शियल बैंक की कैपेसिटी लोन देने की उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो डेफिशिएंट डिमांड के लिए ये भी एक अच्छा मेजर है। तो दोनों ऑप्शन ठीक हो गए। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? बैंक रेट। बैंक रेट, बैंक रेट मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल बैंक का पूरे एफर्ट रहती है कि लोन सस्ता हो जाए। तो बैंक रेट क्या हो गया? बैंक रेट, रेपो रेट मैंने आपको बताया था कि क्या हो गया, किस रेट पर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है। जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से सस्ता लोन लेगा तभी तो लोगों को वो सस्ता लोन देगा। तो लोगों को सस्ता लोन कब देना चाहिए? जब डिफ्लेशनरी गैप हो, जब डेफिशिएंट डिमांड हो। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि डेफिशिएंट डिमांड पे तीनों को घटाकर ही मेजर ठीक किया जा सकता है, डेफिशिएंट डिमांड को ठीक किया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। अब पढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ, अब आपको याद होगा पॉलिसी दो टाइप की थी, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ डैश टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। याद है मैंने आपको बताया था फिस्कल मेजर्स इज टेकन डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड मॉनेटरी मेजर्स आर द मेजर्स टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। तो क्या हो गया? हमारा आंसर क्या है? सेंट्रल बैंक इज द आंसर। ठीक है,
आपको याद आ गया होगा, मैंने वीडियो में इसको डिटेल में बताया था आपको। 7th क्वेश्चन क्या है? चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ। व्हाट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग? गवर्नमेंट स्पेंडिंग मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो हमने किसमें पढ़ा था, नोट्स में हमने पढ़ रखा है पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है हमारे वेलफेयर के ऊपर, हमारे कामकाज के ऊपर, रोड्स बनवाना, डैम्स बनवाना, ब्रिज बनवाना, कैनल्स बनवाना, स्ट्रीट लाइट्स बनवाना, या एजुकेशन पे खर्चा, या हॉस्पिटल्स पे खर्चा, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स है। तो गवर्नमेंट कह रहा है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस में आता है? क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या ये फिजिकल पॉलिसी में आएगा? बिल्कुल आएगा। फिजिकल पॉलिसी में आपको याद होगा हमने पढ़ा था पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो ये वही है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो एग्रीगेट डिमांड है, ये कह रहा है एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ानी है, बढ़ानी कब होगी? जब डिफ्लेशनरी गैप होगा, जब डेफिशिएंट डिमांड होगा। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है और किसके द्वारा बढ़ानी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बढ़ानी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बढ़ानी है, तो कौन सा मेजर अपनाएगा? ऑप्शन ए, इंक्रीज बैंक रेट। जब आप खुद सोचिए बैंक रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा, लोन महंगा कर दिया जाएगा, तो ये तो एग्रीगेट डिमांड और घटा देगा, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। अब आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेची जा रही है। जब सिक्योरिटी बेचेंगे तो लोगों का पैसा तो अपने पास आ जाएगा, लोगों का पैसा तो अपने पास ले लेगी गवर्नमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा? लोगों के पास से पैसा और कम हो जाएगा। तो जब पैसा कम हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी नहीं, एग्रीगेट डिमांड उल्टा घट जाएगी। 3rd पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो अगर वो बढ़ा देती है, तो जब ये कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देती है, बढ़ाएगा क्या? जब बढ़ाने का मतलब ये होगा कि सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा पैसा रखवाना पड़ेगा कमर्शियल बैंक के द्वारा। जब वो ज्यादा पैसा रखवाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचेगा कम। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा तो वो लोन भी कम देगा। तो इसका मतलब इनमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं हुआ, तो ये चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब क्या है? तीनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, चौथा ऑप्शन ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? डी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। अब मैं कुछ पॉइंट पढ़ता हूं कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो एक्सेस डिमांड का कारण नहीं है, जो एक्सेस डिमांड का कारण नहीं है। देखो एक्सेस डिमांड का कारण का समझ, आप बस ये समझिए कि एक्सेस डिमांड कब होती है? तो लोगों का पैसा ज्यादा हो जाता है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, लोग डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं। फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जब लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घट जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोग एक्सपेंडिचर कम करेंगे। रिडक्शन इन टैक्सेस, जब लोगों का टैक्सेस कम हो जाएगा, जब गवर्नमेंट लोगों के ऊपर टैक्सेस कम लगाएगी, इसका मतलब लोगों का पैसा ज्यादा आएगा, लोगों का पैसा ज्यादा बचा रह जाएगा। जब वो ज्यादा बचा रह जाएगा तो होगा क्या? क्या होगा? जब ज्यादा पैसा बचा रह जाएगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। 3rd पॉइंट क्या हो जाएगा? 3rd पॉइंट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आप खुद सोचिए, इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इज द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 4th पॉइंट क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया कि वही नोट छापना। आरबीआई से कहती है आप नोट छापिए और मुझे लोन दीजिए, नोट छापेगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 जो कारण हमने पढ़े हैं नीचे वाले, ये तीनों कारण मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। सिर्फ ये पहला वाला पॉइंट, फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब क्या है? लोगों की क्षमता जो है कंज्यूम करने की कम हो जाना। तो एक यही कारण है जो एक्सेस डिमांड का नहीं है। बाकी तीनों कारण जो है वो बी सी डी एक्सेस डिमांड के हैं। तो कौन सा ऑप्शन इस पर टिक करेंगे? हम ए ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मॉनेटरी रेमेडी फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को पूरा करने के लिए, उसको सही करने के लिए मॉनेटरी रेमेडी। देखो रेमेडी आपको पता है फिजिकल मेजर्स है, मॉनेटरी मेजर्स है। अब हमें मॉनेटरी मेजर्स वाला टिक करना है। कट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पहली बात तो कट हो या कुछ भी हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ फिजिकल मेजर, तो ये तो है नहीं। दूसरा, इंक्रीज इन रेपो रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट। अब
एक्सेस डिमांड में जाहिर सी बात है रेपो रेट अगर बढ़ा देते हैं, रेपो रेट मतलब बैंक रेट, रेपो रेट अगर बढ़ा देते हैं तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से महंगा लोन लेगा, महंगा लोन लेगा तो लोगों को महंगा लोन देगा, लोगों को महंगा लोन देगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो कम होगा, एक्सेस डिमांड क्या होगी वो कम होगी, लोग लोन कम लेंगे, महंगा लोन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन क्या कहता है, कट इन सीआरआर। देखो सीआरआर भी है तो मॉनेटरी मेजर्स ही, मगर कट नहीं होता, सीआरआर भी बढ़ाया जाता है। अगर सीआरआर कम कर दिया जाएगा तो ये एक्सेस डिमांड और बढ़ा दिया और बढ़ जाएगा, आपने मेरे नोट्स में देखा भी होगा। और डी ऑप्शन क्या कहता है, इंक्रीज द टैक्स बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। अगर इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल एक्सेस डिमांड को रोकने का तरीका है, मगर ये फिस्कल मेजर है। ये कौन सा मेजर है, फिस्कल। तो ऐसा मॉनेटरी मेजर इन चारों ऑप्शन में जो एक्सेस डिमांड को रोकता है वो कौन सा ऑप्शन है, बी, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज इन रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फिस्कल रेमेडी फॉर डेफिशिएंट डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड ध्यान रखिएगा, मींस जहां एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, एग्रीगेट डिमांड हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो कौन सी रेमेडी, फिस्कल मेजर्स होनी चाहिए। कौन सा, कट इन बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, मॉनेटरी मेजर्स, इसको हटा दो। कट इन सीआरआर, सीआरआर क्या है, वो भी मॉनेटरी मेजर्स है, इसको भी हटा दो। सी क्या है, इंक्रीज इन टैक्सेस। अब आप खुद सोचिए कि टैक्सेस अगर बढ़ा दिया जाएगा, टैक्सेस है तो फिस्कल मेजर, अगर टैक्सेस बढ़ा दिया जाएगा तो लोगों के पास तो पैसा और कम बचेगा, लोगों के पास पैसा और कम बचेगा तो लोग तो डिमांड और कम करेंगे, तो डेफिशिएंट डिमांड इससे सही नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाएगा तभी लोगों के पास पैसा थोड़ा सा बचा रह जाएगा। एजुकेशन पे खर्चा हो सकता है वो कम करें, मेडिकल सर्विसेज पे खर्चा वो कम करें, तो उनके पास जो पैसा बचा रह जाएगा तो वो अपने ऊपर खर्चा ज्यादा कर पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो डी इज द पार्ट विच इज अ फिस्कल रेमेडी एंड दैट टू फॉर डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग एक तरह का मतलब अपने ऊपर ज्यादा स्पेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करेगी तो उनके पास पैसा थोड़ा सा बचा रह जाएगा, और वो अच्छा रेमेडी है डेफिशिएंट डिमांड को सही करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई। देखो हम जानते हैं इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो उसको मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपको याद होगा मॉनेटरी मेजर्स में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव मेजर एंड क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर में आपको याद होगा हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, बैंक रेट, रेपो रेट जिसको हम एक ही कहते हैं, सीआरआर, एसएलआर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये थे हमारे कौन से, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कौन से थे, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन था, और रेशनिंग ऑफ क्रेडिट था, और मोरल प्रेशर जिसको मोरल सिचुएशन भी बोलते हैं, एंड द लास्ट पॉइंट इज डायरेक्ट एक्शन। ये चारों थे हमारे कौन से, क्वालिटेटिव। हमारा ये पूछ रहा है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा है मोरल सिचुएशन, तीसरा है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, एंड चौथा है ऑल ऑफ दिस। अब आप जानते हैं बी क्या है, मोरल सिचुएशन, जो कौन सा है, क्वालिटेटिव। सी क्या है, चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन है बेसिकली ये, तो ये कौन सा है, ये भी क्वालिटेटिव है। तो एक कौन सा ऑप्शन हुआ, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपको याद होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे कहते हैं, जहां सिक्योरिटीज बेची खरीदी जाती हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल मनी सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब हमें क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है कि कौन सा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। imposing margin requirement, varying legal reserve requirement, open market operation and bank rate। देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, बैंक रेट। बैंक रेट क्या है हम जानते हैं, ये कौन सा है, ये क्वांटिटेटिव है। ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, ये कौन सा है, ये भी क्वांटिटेटिव है। वेरिंग लीगल रिजर्व रेशियो, व्हाट इज लीगल रिजर्व रेशियो? लीगल रिजर्व रेशियो बेटा एसएलआर और सीआरआर को मिलाकर बनता है, इसके लिए मैं अलग से आपको टॉपिक समझाऊंगा। बराबर एलआर भी एलआरआर लीगल रिजर्व रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया सीआरआर और एसएलआर से संबंधित है, तो दोनों ही वो कौन से, वो भी क्वांटिटेटिव है, तो एलआरआर भी क्या होगा, क्वांटिटेटिव ही होगा। तो बचा क्या, इंपोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, और हम जानते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन क्या है, इज अ क्वालिटेटिव मेजर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपके पास यहां पर स्क्रीन में दिख भी जाएगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन सच कह रहा है। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्लाइंस ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड। देखिए ये कह रहा है कि जब डेफिशिएंट डिमांड हो जाती है, दिस इज डेफिशिएंट डिमांड, हम जानते हैं डेफिशिएंट डिमांड का इंपैक्ट क्या पड़ता है, इक्विलिब्रियम यहां बन जाता है नया, जिसकी वजह से होता क्या है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो मुझे ट्रू लग रहा है। आइए पढ़ते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है। प्राइस लेवल फॉल्स ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड इन द कंट्री। जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो एम्प्लॉयमेंट तो घटता है, कह रहा है प्राइस लेवल भी घटता है। आपको याद होगा जनरल प्राइस लेवल मैंने आपको बताया था, जिसको मंदी बोलते हैं, और इन्फ्लेशन में जब वो बढ़ जाता है उसको महंगाई बोलते हैं। तो आपको मैंने याद है बताया था कि दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बेसिकली क्वेश्चन उसी आधार पे है। तो डेफिशिएंट डिमांड का इफेक्ट क्या है, ये प्राइस लेवल भी कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं। आउटपुट लेवल फॉल्स इन द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। जब डेफिशिएंट डिमांड होता है तो कह रहा है आउटपुट भी कम हो जाता है। आप देखिए जब ये इक्विलिब्रियम यहां आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा OQ से OQ 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। हम जानते हैं जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो क्या है, अकेला कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, आउटपुट भी कम होगा और इनकम भी कम होगा। आपको याद आ गया होगा इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशनरी गैप या इंपैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, आपको याद आ गया होगा कि तीनों ही इसमें कम हो जाते हैं। तो मुझे तो तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जाहिर सी बात है, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप, डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्वेश्चन यहां दिख जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इनमें से। फर्स्ट क्या कहता है, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज लीड्स टू द इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड, ढंग से सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है वो हमेशा आउटपुट भी बढ़ाती है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाती है। देखिए बेटा, जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा हो उसके बाद जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो यहां नया इक्विलिब्रियम नहीं बनता। आपको याद होगा क्यों नहीं बनता, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती उस दौर पर। किस दौर पर, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ा सकती तो नया इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, नया इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा तो ना आउटपुट बढ़ेगा, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ना इनकम बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ऑप्शन है कि इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो एग्रीगेट डिमांड जब भी बढ़ती है वो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है, मगर हमेशा नहीं बढ़ाती। कब नहीं बढ़ाती, जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद बढ़ रही हो। जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद बढ़ रही हो तब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई ना तो आउटपुट बढ़ाती है, ना इनकम बढ़ाती है, ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है। ये मैंने आपको डिटेल में लास्ट वीडियो में बता भी रखा है। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कॉजेज इन्फ्लेशन। अब आप देखिए ये कह रहा है एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद में एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना, ये क्या क्रिएट करता है, ये इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। क्या ये सच है, बिल्कुल सच है। देखिए ये क्या है, ये इन्फ्लेशनरी गैप भी तो है। ये क्या है, इन्फ्लेशन गैप। और ये कब हुआ, क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर हुए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, उसके बाद जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तभी तो हमारा इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, कह रहा है डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से लीड्स टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड घट जाती है। अब आप खुद सोचिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है नोट ज्यादा छपवाकर। जब वो नोट ज्यादा छपवाएगा तो मार्केट में नोट नए आएंगे, मार्केट में नोट नए आएंगे तो मनी सप्लाई और बढ़ा देगा। जब ये मनी सप्लाई और बढ़ा देगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो एग्रीगेट डिमांड और बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन गलत है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड तो हो सकता है, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड नहीं हो सकता। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंप्लाइज द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ये कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब भी बराबर होते हैं वहां फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। आपको याद आ गया होगा केन्सियन थ्योरी।
केन्सियन थ्योरी, जब केन्स ने प्रूव करा था क्लासिकल थ्योरी को गलत साबित करके, क्लासिकल थ्योरी का ये कहना था कि एग्रीगेट डिमांड, व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो केन्स ने साबित करा था कि we are not sure that 100% whenever aggregate demand is equal to aggregate supply there is always full employment level. There can be full employment level and there cannot be full employment level. तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन ठीक था, जहां पर इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कॉजेज इन्फ्लेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एन इकोनॉमी अटेन्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कौन सा है, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, आपको याद होगा दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जब फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे वाला इक्विलिब्रियम नया बनता है उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि an economy attains under employment equilibrium when aggregate demand is less than full employment aggregate supply, aggregate demand is more than full employment aggregate supply, aggregate demand is equal to full employment aggregate supply and none of these। आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि हमने देखा है कि ऑप्शन नंबर ए जब कह रहा है वो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई, व्हेन एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, किस पॉइंट पर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डेफिशिएंट डिमांड मींस अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम डेफिशिएंट डिमांड के कारण ही बनता है। ये देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है, हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, देखिए बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई इज EQ। आपको याद होगा मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था, यहां पे मैंने कोने में लिखा हुआ था EQ, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई। और फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड कौन सी है, वो भी EQ है, मगर अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड कौन सी हो गई, वो EQ0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम जानते हैं EQ0 जो है वो EQ से कम है, इसी वजह से एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, और इसकी वजह से ही अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अ पेयर ऑफ रेमेडियल ऑफ मेजर्स फॉर रिमूविंग एक्सेस डिमांड। हर ऑप्शन में हमें दो मेजर दे रखे हैं, अ पेयर ऑफ मेजर दे रखे हैं, कौन सा पेयर ठीक है जो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने में हेल्प करता हूं। दोनों ही मेजर्स होने चाहिए ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऑप्शन ए का कह रहा है कट इन CRR एंड इंक्रीज इन टैक्सेस। कट इन CRR को अगर हम कम कर देंगे, CRR को अगर हम कम कर देंगे तो ये तो लोन और ज्यादा देगा, ये तो लोन और ज्यादा मार्केट में बढ़ा देगा, लोन बढ़ा देगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी का कहता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी तो होगा क्या, लोगों का पैसा और ज्यादा बचेगा, लोगों का पैसा और ज्यादा बचेगा तो लोग डिमांड और ज्यादा करेंगे। तो ये तो मेजर हो ही नहीं सकता। आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी का कहता है कट इन पब्लिक स्पेंडिंग। हाँ ये ठीक है, कट इन पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा तो लोग एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, अपने ऊपर खर्चा ज्यादा करेंगे, अपने ऊपर खर्चा ज्यादा करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर फिर आगे जाके वो खर्चा कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल की जा सकती है, कम की जा सकती है। और इसी का दूसरा जो इसका पेयर है वो क्या कहता है, इंक्रीज इन SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा देना। ये दोनों ही ऑप्शन है हमारे, SLR जब बढ़ा देता है और पब्लिक स्पेंडिंग जब कम हो जाती है, दोनों ही ऑप्शन है जहां एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन सी मुझे ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, कट इन बैंक रेट। देखो बैंक रेट अगर कम कर दिया जाएगा, लोन सस्ता कर दिया जाएगा, लोगों को लोन और ज्यादा मिलेगा, लोगों को लोन और ज्यादा मिलेगा तो एक्सेस डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी ही ठीक है, जहां पर उसका पेयर, दोनों ही ऑप्शन जो दे रखे हैं ऑप्शन नंबर सी में, दोनों ही जो पॉइंट दे रखे हैं वो दोनों ही पॉइंट एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि इफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम in the economy is determined at the level before full employment, it is known as the state of, ये कह रहा है if the equilibrium level of income जो है
इन द इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट द लेवल बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इक्विलिब्रियम बना हुआ है, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बना हुआ है, तो इट इज डिटरमाइंड एट द लेवल बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज नोन एज द स्टेट ऑफ। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको हमने अभी भी पढ़ा था कि इसको डेफिशिएंट डिमांड बोला जाता है, क्योंकि ये जो पैदा होता है ये किसके कारण से पैदा होता है, डेफिशिएंट डिमांड की वजह से पैदा होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया, कि अभी जैसे हमने इस चीज को डिटेल में बताया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन केन्सियन थ्योरी, इन केन्सियन इकोनॉमिक्स डेफिशिएंट डिमांड रिजल्ट्स इन। जो डेफिशिएंट डिमांड है आप देख सकते हैं, ये डेफिशिएंट डिमांड जो है, ये डेफिशिएंट डिमांड जो है ये क्या पैदा करता है, क्या रिजल्ट पैदा करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। अभी हमने पढ़ा हुआ है कि डेफिशिएंट डिमांड ऑलवेज क्रिएट इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर दे रखी है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर दे रखी है, द गैप बिटवीन ए बी इंडिकेट्स। ये जो गैप है बिटवीन ए बी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि ओ वाई लेवल पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो इसका मतलब यहां पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी होगी। जब यहां पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी होगी तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। आप जो यहाँ पे भी इसको देख सकते हो, इस पॉइंट पर जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम बना हुआ है जो इसमें ऑलरेडी डायग्राम बनाकर आपको दे रखा है। तो इस पॉइंट को ए बी जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। आई होप आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में समझ में आ गए होंगे। देखिए ये एमसीक्यू, नाम तो एमसीक्यू होता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं इसमें तुक्का लगा दें, मगर तुक्का नहीं लगता है। इसको जितने भी हमें लॉजिक है वो सारे क्लियर करने पड़ते हैं, बेस सारा क्लियर करना पड़ता है, सारी वीडियोस ढंग से देखनी पड़ती हैं, नोट्स टीचरों के देखने पड़ते हैं, तब जाके हमें क्लियर होता है कि कौन सा चारों में से एमसीक्यू कौन सा ऑप्शन ठीक है। आप खुद सोचिए, चार में से अगर हम एक पे तुक्का लगाएंगे तो इसका मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25%, मींस 25%, 0.25। तो आप सोचिए तुक्का क्यों लगाए, जब हम सब चीज समझ सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, तो उसको क्लियर करके ही उसको ऑप्शन चुना जाए। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।